नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान बैच में। मैं प्रशांत शुक्ला आप लोग के लिए लेकर आया हूं पेपर 2 के आज 4 क्वेश्चंस। जैसे कि हम लोग डेली बेस पर आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट में जीएस के पेपर को कंप्लीट करा रहा है मेंस के। और ये पूरा बैच जो है डेडिकेटेड है मेंस के लिए। डेली 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं डेली, और उसके साथ में मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं। और ये 100 डेज प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस के लिए। तो आज के जो है 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सवालों को हम लोगों ने 200 प्लस शब्दावली में रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए, चाहे 8 नंबर में आए चाहे 12 नंबर में आए, ठीक है। और एक फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन में रखने का प्रयास किया गया है। उसका पीछे का 2 कारण है कि अभी हम लोग एक तो फ्लो चार्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन यूज भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जिसमें हम फ्लो चार्ट का यूज नहीं कर पाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी आएंगे अभी आने वाले समय में। और यहाँ फ्लो चार्ट का जो मेन मकसद है वो 2 है। एक तो है भैया कि आपका समय बचे आंसर लिखते समय, क्योंकि जब हम बहुत पैराग्राफ्स में या बहुत सारे पॉइंटों में बहुत सारे आंसर लिखते हैं तो होता क्या, हमारे जो समय कम पड़ जाता है एग्जाम में, और पेपर छूटने लगता है। और काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि पेपर छूट जाता है। और दूसरा, इस फ्लो चार्ट का यूज करके क्या होता है, स्पष्टता बहुत आ जाती है, आसानी से चेक करने वाला समझ पाता है कि आपने जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने समाधान बैच के इस प्रोग्राम को, आज के 4 सवालों को। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा प्रतीत होता है कि दल बदल कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, क्या आप सहमत हैं? अपना तर्क देते हुए सुधार के लिए सुझाव दीजिए। द एंटी डिफेक्शन लॉ अपीयर्स टू हैव फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, डू यू अग्री? गिव सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट बाय गिविंग योर रीजन। देखिए काफी चर्चा में है दल बदल कानून। तो हमें पहले तो क्वेश्चन के पार्ट को समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दल बदल कानून जो है, कह रहा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। आपकी राय जानना चाह रहा है, सहमति असहमति। ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा, अगर कोई कानून है, सरकार ने बनाई है, संसद ने बनाया है, तो हमें सीधे नहीं कहना होता है कि नहीं नहीं फेल हो गया जी। हमें तर्क के साथ बताना होता है कि नहीं फेल नहीं हुआ है, हाँ इसमें कमियां हैं। पहले समझ जाइएगा सवाल को, ऐसे सवालों को टैकल करने का तरीका कि हाँ इसमें कमियां हैं, लेकिन हम इनकी कमियों को दूर करके इसे जो है मजबूती के साथ फिर से स्थापित कर सकते हैं। हम सीधे ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी एकदम खराब है, इसे हटा देना चाहिए। ऐसा तर्क नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि संविधान के पार्ट के रूप में इसको बनाया गया है, और आप नहीं हैं इतने, अभी क्या कहते हैं, या मैं नहीं हूं या हम नहीं इतने काबिल कि हम सीधे कहते हैं कि नहीं जी जो इतने लोगों ने अपना अपना योगदान देके इसको बनाया और एकदम से बेकार है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे सवालों पर इस तरीके से उत्तर नहीं दिया जाता। अब देखते हैं क्या करेंगे, और साथ में सुधार के लिए आपसे सुझाव इसमें मांगे गए हैं कि आपके हिसाब से क्या इसमें सुधार हो सकते हैं जो कमियां देखने को मिल रही हैं। तो अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में 51वां संशोधन इसमें किया गया था, ठीक है। 2 हो चुके हैं, 1950 में 52वां और 2003 में 51वां इसमें संशोधन किया गया था। और उसके माध्यम से अनुच्छेद 101, 102, 164, 190 और 191 में क्या किया गया, संशोधन के साथ एक 10वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई थी। किस लिए? अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। अवसरवादी राजनीति का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि होता क्या था कि जिस पार्टी की सरकार बनती थी, जो जीते हुए सांसद या विधायक थे, वो क्या करते थे, अपना दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाया करते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये दल बदल का कानून जो है लाया गया। इस कानून ने तत्कालीन परिस्थितियों में दल बदल को रोकने में काफी हद तक सफल प्रयास भी किया। कम से कम इसने व्यक्तिगत तौर पर या कुछ लोगों के सत्ता बदलने की धमकी वाली अवसरवादिता को क्या किया, अंकुश लगाया। मतलब कि बार्गेनिंग वाली जो राजनीति होती थी ना कि भैया अगर आप हमें ये मंत्री पद नहीं देंगे तो हम दूसरे दल में चले जाएंगे, ये वो इस तरह की खूब चीजें चला करती थी, उसे तत्काल प्रभाव से इसने रोका। तो ऐसा तो एकदम नहीं है कि फेल हो गया भाई, यानी जिस उद्देश्य से लाया गया था कहीं ना कहीं इसने काम करना शुरू किया। लेकिन समयांतराल के बाद इस कानून में भी कुछ कमियां दिखाई देने लगी, जिसे चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मतलब अभी हाल फिलहाल में अब देखेंगे तो काफी चर्चा में रहता है ये कानून, क्योंकि इसका जो है दुरुपयोग जो है हमें देखने को मिल रहा है। दल बदल कानून को वर्तमान में 2 तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बताना पड़ेगा किन किन समस्याओं का सामना दल बदल कानून जो है अभी कर रहा है। परंपरागत, यानी कि जो परंपरागत लूप होल्स हैं, और अभी वर्तमान के लूप होल जो है, ठीक है,
जो परंपरागत समस्याएं हैं ये, या कमियां जो कह सकते हैं, केंद्र समय से देखा जाए तो पहला देखते हैं, सदस्यों को दूसरे दल में विलय मान्य है इसके द्वारा। ठीक है, मतलब पूरे एक निश्चित संख्या में सदस्य अगर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको विलय माना जाता है, उसको दल बदल नहीं माना जाता। तो एक ये बेसिक समस्या थी जो शुरुआत से ही इसमें बनी रही और इसको ध्यान नहीं दिया गया। नेताओं द्वारा सदन के बाहर के कृत्यों पर निष्कासन नहीं, मतलब जो नेता सदन के बाहर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है सदन से बाहर निकालने की इसमें शक्ति नहीं है। मतलब जो कुछ होगा सदन के अंदर अगर हो रहा है तो ही ये कानून उन पर लागू होता, अन्यथा नहीं। सदन का अध्यक्ष इन निर्बंधनों से मुक्त है, मतलब सदन का जो अध्यक्ष है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। मनोनीत व निर्दलीय सदस्य के किसी पार्टी में शामिल होने में अंतर रखा गया है। ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंट बिटवीन नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइनिंग एनी पार्टी, इनके लिए स्वतंत्रता रखी गई है। इसलिए भी इसमें ये परंपरागत जो इसके लूप होल्स थे उसी का फायदा वर्तमान में उठाकर इसके कमियों को जो है अपने हित में, अपने हिसाब से जो है राजनीतिक दल जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी जो है नवीन चुनौतियां, यानी कि नए चैलेंजेस क्या क्या है। किसी सांसद विधायक द्वारा इस्तीफा देकर बहुमत का आंकड़ा कम करना। ठीक है, अब ये नया ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कि हम सीधे तो किसी पार्टी में नहीं जुड़ सकते इस कानून के माध्यम से, लेकिन जो सत्ता पक्ष में होते हैं या फिर जो सत्ता पक्ष में विपक्ष में भी है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों को खरीद लेते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम इस्तीफा दे दो पार्टी से। तो उन्होंने दल नहीं बदला लेकिन अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि वो उनका वो आंकड़ा है एक संसद के रूप, संसद में एक आंकड़े के रूप में है। लेकिन जैसे जैसे वो इस्तीफा देते चले जाते हैं, जिसकी अगर सरकार बनी हुई उसका जो वो नंबर, मैजिक नंबर जिसे बोलते हैं, वो कम होने लगता है। हाल में इसको हमने देखा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में ये घटनाक्रम काफी हुआ, अभी गोवा में भी ये देखने को मिला है। ठीक है, इस्तीफा देकर उपचुनाव से दूसरे दल से विजय होना, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अब दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ और वहां से जीत के उस पार्टी में ऑटोमेटिक, तो मतलब कुल मिला के इसकी जो समस्याएं थी उसको ढूंढ ढूंढ के इस्तेमाल इसका नई तरीके से किया जा रहा है। सदन के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने में जानबूझकर देरी, मणिपुर इसका एग्जाम्पल है, पिछले साल की घटना है और इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये खिंच गया था। ठीक है, तो ये नई चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दल बदल कानून जो है फेल हो गया है। ठीक, सुधार हेतु सुझाव क्या है। सरकार गठन के बाद किसी भी सदस्य के इस्तीफा देने के बाद भी बहुमत का आंकड़ा यथावत पहले जितना रहे, जिससे विपक्षी दल इसका फायदा न उठा सके। मतलब चुनाव अगर एक बार हो गया और किसी पार्टी ने मान लीजिए 280-90 सीट जो भी प्राप्त कर ली, इसे एक फाइनल डाटा मान लिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से भले कितने लोग इस्तीफा देते रहे लेकिन इसको एज इट इज डाटा मान, इससे क्या हो सकता है कि इसका जो है, जो हमने बात की कि जो इस्तीफा दे के जो ट्रेंड चल रहा है इसको फिर रोका जा सकता है। जो सदस्य इस्तीफा दें उनका अन्य पार्टी में जाना 6 माह तक के लिए प्रतिबंधित किया जाए। इससे क्या होगा कि वो जिस कृत्य के लिए इस्तीफा दे रहे थे वो उनके लिए लाभदायक नहीं रह जाएगा, तो फिर इससे भी क्या होगा, इस पर रोक लगाई जा सकती है। मनोनीत सदस्यों के दूसरे दल में शामिल होने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए और विहिप का उल्लंघन और पार्टी लाइन से अलग बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभी क्या है, ऐसा माना जाता है कि इसको भी दल बदल समझ लिया जाता है, पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से लेती है और इसका भी कारण होता है कि बहुत बार जो पार्टी के सदस्य होते हैं, कभी कभी पार्टी के जो कह सकते हैं आप, जो उनका संविधान है, पार्टी का संविधान होता है या पार्टी की जो विचारधारा होती हो सकता है कुछ सदस्यों को वो विचारधारा समझ में ना आ रही हो, तो उनको उन पर रोक होती है बोलने की, तो वो अपनी बात को सामने ला ही नहीं पाते हैं। तो इसके कारण क्या करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं या दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। अगर हम इनको सदन में बोलने की स्वतंत्रता दें, पार्टी के से अलग होकर भी, मतलब पार्टी की बात को न रखते हुए अपनी बात भी रखने की अगर इनको स्वतंत्रता, तो शायद जो है इस चीज में कमी हमें देखने को मिले। तो निष्कर्षतः चुनी हुई सरकारों दृढ़ता से काम कर सकें, इसके लिए उपयुक्त सुझाव पर हमें अमल अपेक्षित करना चाहिए। अब इसमें 2-3 लाइन और भी आप लोग जोड़ सकते हैं अगर आपको लगे आपके पास समय है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि हालांकि 52वें संविधान संशोधन एवं दल बदल अधिनियम में हमें व्यापक जो है कमियां दिखाई देती है, लेकिन उपरोक्त सुधारों के माध्यम से हमें इसको बनाए रखने की आवश्यकता है, न कि इसको हटाए जाने की। ये फेल नहीं हुआ, यानी कि यह अभी असफल नहीं है। इस समय के साथ किसी भी व्यवस्था में जो है कुछ खामियां नजर आने लगती हैं, तो आवश्यकता होता है उन कमियों को दूर करके व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की, न कि उस व्यवस्था को ही रोक देने की। अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो ये 2-3 लाइन आप जो है और जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा,
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का वर्णन करते हुए वर्तमान में न्यायपालिका और विधायिका के मध्य टकराव के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। खूब चर्चा में है ये मुद्दा भी, लगातार देख रहे हैं आप। विधायिका और न्यायपालिका भी हाल में ही कई स्टेटमेंट लोगों के आए हैं। जब 50 में हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जब बनने वाले थे तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहा ये विषय। तो कहीं ना कहीं ये जो है क्वेश्चन में आने की पूरी उम्मीद रहती है। जब भी कोई विषय चर्चा में होता है ना तो उसी से घुमा फिरा के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं सवाल। देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का वर्णन करना है पहले तो, और हमें बताना है कि वर्तमान में न्यायपालिका और विधायिका के मध्य जो टकराव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक, 2 पार्ट में है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम वय होने के साथ साथ संवैधानिक उपबंधों का रक्षक भी है। ठीक है, मतलब अंतिम व्याख्या करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान में अगर कोई मुद्दा फंसता है तो उसको फाइनली जो है जो उस पर कंक्लूजन निकालता है, वो कौन निकालता है? वो निकालता है, व्याख्या करता है ये भाई। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, व्याख्या करता। ठीक है, और उसके बाद उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकालने की जो जिम्मेदारी दी गई सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। इसलिए संविधान ने इसकी विस्तृत क्षेत्राधिकार और शक्तियां दी गई जो निम्नवत है। इसमें पहले हम लोग एक एक करके सारे क्षेत्राधिकार देंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सबसे पहले अनुच्छेद 131 और 132 के तहत राज्यों, संघ और राज्य के मध्य विवाद अगर होता है तो आर्टिकल 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या जो है इस पर न्याय निर्णय करता है। मूल अधिकारों के रक्षार्थ जो होते हैं रिटें होती हैं आर्टिकल 132 जो है, और आर्टिकल 32 के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 है ये। ठीक, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, संवैधानिक मामलों से जुड़ी अगर अपीलें होती हैं तो हम आर्टिकल 132 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कोई मामला जैसे कि अभी आपने देखा जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला था, ये संवैधानिक मामला था, तो इसको इसी के माध्यम से क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। आर्टिकल 133 सिविल मामलों के संदर्भ में अगर कोई अपील करनी है तो हमें इस अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ता है, और इस मामले में अगर कोई सिविल मामला है तो हम इस आर्टिकल के माध्यम से यानी आर्टिकल 133 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों के मामले में कोई भी अगर क्रिमिनल मैटर है तो उस मामलों में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो आर्टिकल 134 का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को राय जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, और ये राय क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो राय होती है राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति मांगता है तो अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को राय देना जो है निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय होना, मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि वो न्यायालय जो क्या कर सकता है, अपनी अवमानना पर किसी भी को दंडित करने का जो अधिकार रखता है, ऐसे न्यायालय को क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो अभिलेख न्याय का मतलब होता है कि अपनी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार। जो अवमानना होती है 2 प्रकार की होती है, दीवानी और सिविल। इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही किसी डिसीजन को जो है दोबारा से चेक कर सकता है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को जो है चेक कर सकता है आर्टिकल 137 के माध्यम से। आर्टिकल 144 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सर्वत्र बाध्यकारी है, मतलब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया तो भारत के समस्त न्यायालयों पर जो है वो बाध्यकारी रूप से लागू होंगे। आर्टिकल 142 व्यवस्था बनाए रखने हो तो स्वयं निर्णय देना अपने आप से, यानी कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं का ये आधार बना है आर्टिकल 142। बहुत सारे मामले आजकल आर्टिकल 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट सॉल्व आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है। अब विवाद और टकराव के क्या क्या मुद्दे हैं भैया, विवाद और टकराव के क्या मुद्दे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता ने से न्यायिक अति सक्रियता की ओर जो है बढ़ना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न्यायिक सक्रियता तक तो ठीक था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या कर रहा है, अपने आप को एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिविटी के रूप तरफ बढ़ा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि संसद का नया भवन निर्माण हो रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हाईवे से किनारे उसने ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी शराब की दुकानें उन्हें बंद कर दिया जाए, ये सब मामला विधायिका का है। इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलों में अति सक्रियता नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, और वो जो है कहीं न कहीं विधायिका के और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र को क्या है, अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो सबसे मामला ये क्या है, अति सक्रियता का। दूसरा, ऐसे मामलों पर विचार करना जो उसके क्षेत्र से बाहर है। आधार को धन विधेयक के रूप में पेश करने का निर्णय जो लिया गया था उस पर इसने फैसला सुनाया, रोक लगा दी इसको, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से विधायिका का है। संसद विधानमंडलों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित करना जो संविधान सम्मत नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला मामला, ठीक है, जो संसद क्या कर रही है, ऐसे प्रस्ताव पारित कर रही है जिस पर जो है पूरी तरीके से एक तरीके से संविधान इस संदर्भ की व्याख्या जो है कोर्ट को करनी चाहिए। जैसे इसी के तहत जो है आप देखिए 103वां जो संविधान संशोधन था आपका ईडब्ल्यूएस वाला, उसको क्या है टारगेट किया गया कि ये, तो इसको फाइनली इस पर डिसीजन किसने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये अंदर ही अंदर काम किसने कर दिया था, ये किया था संसद ने। हालांकि इसको मान लिया कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला फैसला कुछ कर रही संसद तो ये कहीं ना कहीं जो है विधायिका का न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर क्या है, हमला है। जैसे मराठा जाट मुस्लिम आरक्षण जिसको बाद में रद्द किया गया, जनहित याचिकाओं का बढ़ता दायरा जिसके कारण भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की सक्रियता बढ़ी है और वो ऐसे मुद्दों तक भी पहुंच जा रही है जो न्यायपालिका हमारी, जो मुद्दों से कार्यक्षेत्र से बाहर होने चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली, इस पर भी लगातार विवाद उठता रहता है। इसमें कहता है कि कोई भी जज कहीं भी पूरे दुनिया में, अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया था कि दुनिया में किसी प्रणाली किसी देश में जज खुद जजों की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन भारत में कॉलेजियम प्रणाली के तहत जज जो होते हैं खुद जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो एक ये भी मुद्दा जो है विवाद का मुद्दा सदैव बना रहता है। इसलिए सरकार ने क्या किया था, एक जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लेकर आए थे, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक करार दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टकराव के बिंदु साफ साफ हमें परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। निष्कर्ष था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलना चाहिए। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सदैव अग्रणी बनी रहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हमेशा जो है एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, यानी कि एक ऐसे क्या कहते हैं कि भूमिका में रहता है जो हमेशा देखता है कहीं संसद कोई ऐसा कार्य या विधायिका कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रही है जिससे लोगों के अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का या मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण संविधान के द्वारा इसीलिए किया गया है कि कहीं न कहीं अगर संसद मनमानी की स्थिति उतरे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, उस पर नियंत्रण स्थापित करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद से क्या आशय है? लाभ का पद किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस पद से जुड़े विवादों को संदर्भित करें, ठीक है। लाभ, इसमें आपसे पूछा है लाभ का पद बताइए और लाभ का पद किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है और इस पद से जुड़े क्या विवाद है। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, आप इसका मतलब इसको 4+4+4 यानी कुल 12 मार्क्स में इस तरीके से बांट सकते हैं। तो लाभ का पद का उल्लेख यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 102 की क्लॉज 1 के ए में संसद के लिए और आर्टिकल 191 के क्लॉज ए के 1 में विधायकों के लिए वर्णित है, किंतु इसे न तो संविधान में परिभाषित किया गया है न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। कुल मिला के लाभ के पद की बात जरूर यहाँ पे की गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित कहीं पर भी नहीं किया है। लाभ के पद के संदर्भ में एक सामान्य परिभाषा यह है कि सांसदों और विधायकों को किसी पद को धारण करने पर निषेध है जिससे किसी भी तरह के सरकारी लाभ यानी कि वेतन, भत्ता, प्राधिकार, नियुक्ति शक्ति मिलती हो। देखिए कुल मिला के आसान शब्दों में समझिए, लाभ का पद वह पद होता है जिसमें अगर आप किसी भी सरकार के अंग द्वारा कोई वेतन, भत्ता, लाभ या कुछ भी प्राप्त अगर कर रहे हो तो ऐसे पद को लाभ का पद माना जाता है, ठीक है। और कोई भी लाभ के पद पर बैठा व्यक्ति किसी भी ऐसे पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता जिस पर लाभ के पद पर बैठे व्यक्तियों का आना निषिद्ध किया गया हो। इसमें अपवाद है मंत्री पद, ठीक है। मंत्री पद भी क्या होता है, वेतन पाता है, लेकिन उसको इसमें अपवाद स्वरूप अलग रखा गया है। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और कोई सैलरी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजों पर जिस पर रोक लगाई गई है, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं या राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति, तो उस पर आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि माना जाता है कि आप लाभ का पद धारण कर रहे हैं। लाभ के पद की क्या क्या हानियां हैं? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका में अंतर नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लाभ का पद जो धारित करता है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को क्या करता है, प्रपेक्ष करता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है। एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार के सरकारी लाभ लेने
से अन्य दावेदारों की अपेक्षा। अब पता चल रहा अगर इसको ना रखा जाए लाभ का पद वाला मैटर तो क्या हो, आप ही मंत्री हो, पता चला आप ही किसी दूसरी जगह जहां पर अगर इसको प्रतिबंधित ना किया हो वहां भी आपने पद धारण कर लिया, फिर कहीं और भी पद धारण कर लिया, तो पता चला एक ही व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी शक्ति है उसका इस्तेमाल कर करके क्या कर रहा है, कई सारी सीटों को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, बैकडोर के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करना। ठीक, बैकडोर के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करना, जैसे कि आप किसी पद पर है और आप जो है पता चल रहा है कि किसी अन्य पद जो कि विधायिका से संबंधित है या हो सकता है किसी अन्य उच्च पद के लिए सीएजी है उस पर कार्यरत हो गए, तो दोनों का जो मध्य अंतर है वो खत्म हो गया एक तो, और साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप वहां की भी चीजों को वहां तक पहुंचा दे रहे हो, वहां की चीजों को वहां तक, दोनों में आपस में मिक्सिंग किए जा रहे हो, और जहां आपको सही लग रहा है वहां पर जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हो, तो ये नुकसान होता है। मंत्रिमंडल के आकार में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसे लागू नहीं किया जाता तो सब लोग जो है जो मंत्री होते हैं वही कहीं ना कहीं अन्य पदों को पाना चाहेंगे। बिना मंत्री बने समस्त शक्तियों का उपयोग करना। ठीक है, अगर इसको ना रखा जाएगा तो आप जैसे मंत्री पर इसको अपवाद छोड़ दिया गया, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो विधायक होगा या सांसद होगा वो चाहेगा कि हमें ऐसे पद मिल जाए जहां पर हम अगर मंत्री नहीं भी हैं तो भी अच्छा खासा लाभ कमा ले जाए। ठीक है, तो इन चीजों से ये नुकसान हमें होने की गुंजाइश दिखाई देती है। विवाद क्या क्या है? अलग अलग राज्यों में असमान मानक है इसके लिए। ठीक है, राज्यों को अलग अलग हिसाब से अपने अपने यहाँ पर उन लोगों ने मानक तय कर रखे हैं, जिससे क्या है, कहीं किसी राज्य में कोई पद जो है लाभ का पद माना जाता है, कहीं किसी राज्य में लाभ का पद नहीं माना जाता है। स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिकाधिक जनप्रतिनिधित्व को खुश करने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से क्या होता है, रेवड़ियों की तरफ पद जो है बांटे जा लगते हैं राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक, दिल्ली में 40% तक संसदीय जो है सचिव जो है बनाए गए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि खुश करने के लिए विधायकों को उनको बना दिया गया संसदीय सचिव। ठीक है, क्योंकि वहां पर अस्पष्ट परिभाषा स्पष्ट नहीं है इस चीज को, तो इसी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग जीते हैं उस पार्टी के, अब सबको तो मंत्री परिषद में ले नहीं सकते या मंत्रिमंडल में, तो क्या करते हैं इस तरीके से पहुंचा दे रहा है। न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय दिए गए हैं पार्टिकुलर मैटर पर। ठीक है, दल बदल पर, कभी किसी मामले में कुछ निर्णय, किसी मामले में कुछ निर्णय, तो इसमें क्या है, एक रूपता नहीं आ पाई है इस मामले को लेकर। निर्वाचन आयोग के अधिक अधिकार की मांग को ठुकराना। ठीक है, इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार देने की कई बार मांग उठी, लेकिन लगातार जो है इसका संसद में विरोध हुआ और इस मांग को हमेशा ठुकराया गया। तो ये कुल मिला के कन्फ्लिक्ट के बिंदु हैं किस पे, दल लाभ के पद के संदर्भ में। निष्कर्षतः लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित व निगमित करने की आवश्यकता है, जिसमें दलों का द्वारा इसका प्रयोग लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ न हो सके। बिल्कुल, इस वाले आंसर में आप लिख सकते हैं कि इसको सबसे पहले तो हमें स्पष्ट रूप से संशोधन के माध्यम से परिभाषित करना होगा, और इसका जो एक पूरे इंडिया के लिए एक रूपता जो है लेके आनी पड़ेगी कि हर राज्य के लिए अलग अलग सिस्टम ना हो, एक फिक्स क्राइटेरिया हो कि क्या लाभ का पद होगा, क्या लाभ का पद नहीं होगा। इसलिए देखते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो किसी भी किताब में स्पष्टता से प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने से अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब कहना क्या चाह रहा है, 100 से अधिक संशोधन हो गए तो क्या हो गया, तो कुल मिला के आलोचनात्मक मूल्यांकन जब करने को कह रहा है तो इसका मतलब कह रहा है कि आपका संविधान जो था जब बनाया गया था ध्यान नहीं रखा गया उसको, इसलिए हमें इतने सारे संशोधन करने पड़े। तो आपको बताना है कि भैया करने पड़े, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो संविधान बनाया गया था तो गलत बनाया गया था। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम इनकी कमियों को निकालते हुए लास्ट में अपनी जो बात है उसको सही सिद्ध कर जाए। इस शब्दों का इस्तेमाल, जैसे लोग आलोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं ना, आलोचना करना शुरू कर देते हैं एग्जाम में, गलत हो जाता है, गलत। इसको आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब भी कोई बात आपसे पूछी, क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है आपसे, मतलब आप उसकी बारीकी से क्या कहते हैं कि अध्ययन करें और अपना उत्तर दें कि हाँ ये समस्या है, लेकिन ये समस्या क्यों है, उसके बारे में पॉजिटिव चीजें आप वहां पर एग्जाम में रखेंगे। जैसे देखिए, संविधान लागू होने की तिथि से अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104 संविधान संशोधन जो था, आरक्षण की समय अवधि को बढ़ाया गया इसके माध्यम से, मतलब कि SC ST, ठीक है, SC ST को 10 साल के लिए, और इसके माध्यम से 331 और 333 आर्टिकल को क्या है समाप्त किया गया, जिसमें एंग्लो इंडियन को दो लोगों को तो एक लोगों को जो है मनोनीत करने की परंपरा थी। ठीक है,
सवाल उठता है कि संविधान निर्माण में इतना लंबा समय लगने के बाद भी इतने अधिक संशोधनों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आपने सवाल उठा दिया क्योंकि सवाल की डिमांड है। इस संदर्भ में इसके पक्ष और विपक्ष को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। एक तरीका यह भी होता है कि आप पक्ष और विपक्ष की दोनों चीजों को अगर आप रख देते हैं तो ये अपने आप में आलोचनात्मक मूल्यांकन की कड़ी को पकड़ लेता है। तो हम देखेंगे पक्ष में तर्क, इस संशोधन क्यों करने जरूरी पड़े और क्यों हुए और क्या इनकी सकारात्मक बात है। राज्यों के संदर्भ में बदलती परिस्थिति, जैसे नए राज्य, संघ क्षेत्र और उनका अधिग्रहण किया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके माध्यम से भी, पहले आपने देखा राज्य 14 थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने संशोधनों की संख्या बढ़ाई है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण के लाभ अधिकाधिक जरूरतमंदों हेतु देने के लिए कई जो है संविधान संशोधन हुए। ठीक है, तो ये इसने भी क्या कहते हैं इनकी संख्या को बढ़ाया और ये आवश्यक भी था क्योंकि सामाजिक समरूपता को हमें लाना था। विकेंद्रीकरण के लिए, जैसे कि हमने 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किया, 97वां संविधान संशोधन किया। ठीक, समय के साथ मानकों को पूरा करने में बदलाव आया है जिसमें संशोधन आवश्यक थे। जब भी कोई चीज का निर्माण किया जाता है तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जानी आवश्यक होती है कि समय के साथ जब उसमें बदलाव हो तो हम उसमें आसानी से बदलाव कर सके, क्योंकि हम 1950 में बैठ के संविधान बनाया और हम कोशिश करें कि 2022 तक या 20 तक एज इट इज चलता रहे, तो पॉसिबल नहीं था। ये भारत जैसे देश में जहाँ पर बदलती परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, क्योंकि हम गुलाम थे और हमने लंबे समय तक एक ऐसी व्यवस्था में जिया था, तो ऐसे में हम अपने हिसाब से चीज़ों को बदल रहे हैं जो हमारे देश के हिसाब से ठीक हों, तो इसलिए हमने संविधान संशोधन किया। बदलती परिस्थितियों में चुनावी व्यवस्था, लोक लुभावन राजनीति, सत्ता पाने की होड़ ने संविधान संशोधन को अपरिहार्य कर दिया, जैसे दल बदल वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, कई सारे संविधान संशोधन किए जो कि सकारात्मक संविधान संशोधन है। देश व राज्यों की बढ़ती आबादी, ढांचागत विकास, कर व्यवस्था में पारदर्शिता ने भी संविधान संशोधन को अनिवार्य किया, जैसे संपत्ति के अधिकार को क्या है मूल अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो थी विकसित विकासशील देशों के लिए आगे बढ़ने की राह के लिए हमने 9वीं अनुसूची ये सब चीजें की। तो ये सब जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मक संविधान संशोधन के पक्ष में जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विपक्ष में तर्क, क्यों भैया गलत है, इतना संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए। कुछ संशोधनों के बाद देश में हिंसक आंदोलन हुए। ठीक, जैसा आपको पता है 75 के समय, ठीक, और जब क्या कहते हैं ओबीसी आरक्षण हुआ, इसलिए इतने संशोधन जो है आवश्यक नहीं थे। सत्ताधारी दल की मनमानी यदि बहुमत में होती है तो अपने हिसाब से संशोधन करती हैं, चाहे उनको विपक्ष की उसमें क्या कहते हैं सहमति हो या न हो। ठीक, संशोधन के बाद भी व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं होना, जैसे मान के चलिए आप 73वां संविधान संशोधन हो गया पंचायतों को चुनाव, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1993 से लेकर 2022 लगभग 30 साल का समय बीत चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पंचायतों को कुछ खास फायदा मिल पाया है? बस एक संस्था के रूप में जरूर वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रत्येक दल द्वारा पार्टी एजेंडों को पूरा करने का इसको हथियार बना दिया गया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या कहते हैं कि ये कर देंगे, इसके लिए हमें चाहे संविधान संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। ठीक, तो ये बात आती है और कई बार इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली भी हैं। अनेक संशोधनों द्वारा न्यायपालिका पर अंकुश लगाने व संसद द्वारा अपनी सीमा से आगे जाकर नियम बनाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की मर्यादा तय की गई है। ठीक है, कई जैसे संविधान संशोधन हुए थे हमारे, जैसे मिनर्वा मिल केस हो गया या केशवानंद भारती केस हो गया, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो वो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट लेके आए। बहुत सारे क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जैसे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग था, संसद आगे बढ़ के न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहते तो उसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जो कि आवश्यक नहीं थी और संशोधन इतने लचीला रखा गया संशोधन की प्रक्रिया, इसको आगे बढ़ बढ़कर कई बार संसद ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके उसको रोकना भी पड़ा। अनेक संविधान संशोधन का न्यायिक कसौटी पर खरा न उतरना व न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित करना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। ठीक, एक संशोधन के बाद व्यवस्था परिवर्तित होती रहनी शुरू होती है कि उसके विरोध में दूसरा संशोधन हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे मामले देखे गए हैं कि क्या कहते हैं कि संशोधन एक तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, तो उस विरोध को दूर करने के लिए तुरंत दूसरा संशोधन कर दिया जाता है। तो इसने भी क्या है संशोधनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है।
तो ये हमारे विपक्ष में तर्क है, क्योंकि अगर हम इतना अपने संविधान को लचीला न बनाते तो इन समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ता। आपने पक्ष और विपक्ष दोनों दिखा दिया संविधान संशोधन है। तो निष्कर्षतः संविधान में संशोधन संसद का अधिकार है, किंतु इसका प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण व अन्य संवैधानिक उपबंधों के अधीन ही करना हमें चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन संविधान को जो है जीवंतता देता है। मतलब अगर हमारे संविधान में संशोधन की क्या कहते हैं कि गुंजाइश न होगी तो क्या होगा, एक रुग्ण इकाई के रूप में ये कार्यरत हो जाएगा या रुग्ण इकाई का रूप धारण कर लेगा, जिसमें क्या होगा, समय के साथ न बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, जिससे ये संविधान जो होगा पूरी तरीके से मृत हो जाएगा, और मृत संविधान एक जीवंत देश के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपने निष्कर्ष को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास समय। कम से कम 2 लाइन का निष्कर्ष जरूर दीजिए, और नहीं तो जो मैंने शब्द बोले, जो मैंने बातें बताई, उसको भी आप जरूर ऐड ऑन कर दे अगर आपको लगता है कि पास टाइम है। होता है क्या, हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम बिना निष्कर्ष दिए ही आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कम से कम 2 लाइन का निष्कर्ष तो जरूर दे, और अगर समय है तो 3 से 4 लाइन तक का निष्कर्ष आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का समाधान बैच चल रहा है भैया, और बहुत ही सिस्टमेटिक और भी अच्छे और डायलेमेटिक और बढ़िया क्वेश्चंस कंटेंट जल्दी आप लोग को और मिलेंगे। और हम लोग इसमें 500 क्वेश्चंस जो हैं कवर अप कर रहे हैं, 500 प्लस क्वेश्चन ही रहेंगे, कम नहीं मिलेंगे आपको। और अगर पैटर्न चेंज होता है, यानी जीएस वगैरह के पेपर और जुड़ते हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा 700 से 800 सवाल इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसे जुड़ने के लिए प्रोग्राम को इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस पे 5100 रुपीज़ मात्र फीस रखी गई है इसमें कोर्स को ले सकते हैं। ये हम जय हो स्टडी वाले सर, उत्कर्ष सर और मेरा कंबाइंड, मतलब कि यूपी पाठशाला का कंबाइंड प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से आप इस पूरे कोर्स में जुड़ के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते। डे 10 तक की हम लोग की डेमो वीडियो है, ये फ्री आएगी। उसके बाद जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे उनको ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग बिना देरी के लिए, क्लास 1 नवंबर से हमारी शुरू हो चुकी है और हम इसको 100 डेज के प्रोग्राम के रूप में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम आपको ये 500 क्वेश्चन के वीडियो पीडीएफ तो देंगे ही, साथ में बेस मटेरियल भी दे रहे हैं जीएस के सारे पेपर्स का। ठीक है, बाइलिंगुअल, ये भी सारे बाइलिंगुअल है और वहाँ बेस मटेरियल भी बाइलिंगुअल आपको दिया गया है। तो चलिए फिलहाल नहीं रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।